वेलकम फ्यूचराइज ऑफिसर्स। दिस इज़ अ फ्री पॉलिटी सीरीज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेर यू विल बी टॉट फ्रॉम हैंड रिटन नोट्स विच यू विल गेट इट फॉर फ्री। ये आज तक आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। दिस इज द बेस्ट कोर्स, आई गारंटी यू दिस। स्टार्टिंग विद द टॉपिक सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला टॉपिक है पॉलिटी का। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ अ कंट्री। ऑर्गेनिक मतलब बेसिक एंड लिविंग। अब आप बोलेंगे इसका मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत देश का एक फाउंडेशन है और इसको हम लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग दैट इज़ पुट टू प्रैक्टिस एवरी डे। समझे? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत की नींव है। जितनी मजबूत नींव होगी उतना मजबूत पूरा ढांचा होता है। पूरी कंट्री हमारी उतनी मजबूत होगी। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत में सुप्रीम है और यहीं यूनाइटेड किंगडम पर पार्लियामेंट सुप्रीम है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे महत्व है। कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस कंसेप्शन, कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर ऑफ गवर्नमेंट, लिमिट्स दोज पावर्स एंड टेल द मैनर इन विच दोज पावर्स कैन बी यूज्ड। गवर्नमेंट है, उसको उनको बताता है कि आपके पास कौन सी पावर है, कितनी पावर है, ठीक है, और कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको, है ना। ऐसा नहीं कि आपके पास पावर है तो मिसयूज़ कौन करे। देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत गई है, ठीक है, वो तो पावर में, पर उनको गाइड कौन करता है कि आपके पास इतनी पावर है। अरे कोई तो होगा कि बोलेगा कि नहीं, बस इससे ज़्यादा पावर यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज डन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। Constitution is the supreme law of land and all other laws and customs in order to be valid shall have to conform to the constitution, है ना। बहुत सारे लॉज जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेशल लीगल सैंक्टिटी बिकॉज इट इज़ द फंडामेंटल लॉ एंड ऑल्सो बिकॉज इट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल, एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इन इंडिया, ठीक है। इससे हम क्या समझे, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, इसके ऊपर कोई नहीं, और ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारे जैसे बहुत आपके स्टेट में एमएलए है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है कि एमएलसी होंगे आपके शहर में, है ना। एमएलए, एमएलसी, एमपी, अरे होते क्या हैं, लोकसभा, विधानसभा, ये सब क्या होते हैं, आइए समझते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर, देखिए 6 स्टेट भारत में हैव बाई कैमरल स्ट्रक्चर, यानी कि एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसके रिप्रेजेंट करते हैं एमएलए, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, लेजिस्लेटिव काउंसिल के एमएलसीज। और 22 स्टेट्स यूनिकैमरल हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें सिर्फ एमएलए होते हैं। तो हम क्या समझें, स्टेट लेजिस्लेचर 2 टाइप का होता है, एक यूनिकैमरल, एक बाई कैमरल, ठीक है, जिसमें से हमारे 22 स्टेट्स हैव लीगल असेंबली यूनिकैमरल एंड 6 स्टेट्स हैव बोथ लीगल काउंसिल एंड लीगल असेंबली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय 389 मेंबर्स, 296 मेंबर्स वर इलेक्टेड, 93 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। 296 मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे बाय प्रोविंशियल असेंबली, 93 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। इन्होंने मिल के बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब बना, नवंबर 1946। फर्स्ट मीटिंग वॉज ऑन 9 दिसंबर 1946। डोंट टेक इट लाइटली, इसमें बहुत सारे PYQs आए हुए हैं। इफ़ यू विल सर्च कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली PYQ, 1 सेकेंड 2 मिनट पॉज करो, वीडियो गूगल करो, आपको पता चलेगा। ये चीज़ आपको 2 मार्क्स दिलवा सकती है, ओके। एंड 2 मार्क्स इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। 2 मार्क्स इज द डिफरेंस बिटवीन यू राइटिंग मेंस और यू अगेन प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। डोंट टेक इट लाइटली। इंटरिम प्रेसिडेंट था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, बताने की ज़रूरत नहीं है। UPSC CSE 2024 क्वेश्चन। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार इसको देखिए, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट। 389 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन मिलके बनाया है। 389 मेंबर्स ने मिलके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया है, जो कि नवंबर 1946 में बना था। फर्स्ट मीटिंग वॉज ऑन 9 दिसंबर 1946। इंटरिम प्रेसिडेंट वॉज डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। देन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन गए परमानेंट प्रेसिडेंट, परमानेंट चेयरमैन, जिनको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है।
चलिए आगे चलें। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसमें 7 मेंबर्स थे। डॉक्टर अंबेडकर वॉज द चेयरमैन। नीडलेस टू से बहुत सारे PYQs में पूछा गया, बहुत सारे में क्या बोल देगा, नेहरू जी थे। क्या बोल देगा, वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन है, डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, एक बार गूगल करके देखो, आपको पता चलेगा इसकी अहमियत कितनी है इस पॉइंट की। ठीक है, 29 अक्टूबर 1947, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। ये होता है, ये यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना, आप यहाँ देखिए ऐसे। ठीक है, ये दिस इज फाउंडेशन। चलिए नाउ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। Constitutionalism is a scenario of having a limited government, that is, a government whose powers are well defined and it does not act in arbitrary manner. क्या मतलब, आपके शहर के, आपके एरिया के कोई विधायक हैं, ठीक है, तो वो अनलिमिटेड पावर ना हो। कौन रोकता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर। हमने ऊपर पढ़ा, वही बोल रहा है। आर्बिट्ररी मैनर मतलब अनदेखा, अनचेक्ड मैनर पे कोई काम नहीं कर सकता। गवर्नमेंट, unlimited government is one which concentrates all the power in one or few hands, which encourages corruption in the system and exploitation of a common man, that is misuse of power. ये रोकता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अ गवर्नमेंट विद इन लिमिट्स आर अ डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा भारत इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस बने हुए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव सिविल सोसाइटी, independent and responsible media. Constitutionalism requires limits not only on the government but also on the rights and privileges available to people on reasonable basis, so that they do not create chaos or anarchy in the society or lawlessness. ठीक है, चलिए अब देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, रिटन एंड अनरिटन। देखते हैं क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ कहाँ है। एग्जाम्पल, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया। अनरिटन कहाँ कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, न्यूजीलैंड। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, समझ में आ चुका है, तो नाम से रिटर्न है और ये अनरिटर्न है। पर कैसे काम करती है देखते हैं। इट इज़ वन हुज प्रोविजंस आर कोडिफाइड, दैट इज रिटन इन वन सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। प्रोविजंस ऑफ अनरिटर्न आर नॉट कोडिफाइड इनटू सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। है ना, भारत का संविधान है ना, बुक आती है कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे लिखा हुआ रहता है, ब्लैक ब्लैक सा, है ना, ब्लैक गोल्डन टाइप का वो रहता है उसका कवर पेज। इट इज़ कोडिफाइड। हाँ भाई, 25 पार्ट्स हैं, सब एक जगह कोडिफाइड है। इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्डिनरी लॉज। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, कौन कौन से ऑर्डिनरी लॉज हैं। इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देर इज नो सच डिस्टिंक्शन। इसका क्या मतलब होता है, कहीं पे आपको ऑर्डर मिल रहा है एंड वो चीज़ धीरे 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 कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करते जा रही है, ना कि हमारी तरह 2 साल 11 महीने लगा के बना हुआ है। अनरिटन इज एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस, ये भी है इवॉल्विंग, बट ये हर दिन नए नए आ सकते हैं। इसमें अमेंडमेंट्स लगती हैं। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ सुप्रीम। इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज सुप्रीम, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था यूके। इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी इज जनरली मोर पावरफुल कंपेयर टू वॉट इट इज़ इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज जुडिशरी इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए, जुडिशियल रिव्यू में आपको जुडिशरी में डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर्स में, पर जुडिशियल रिव्यू का एक मतलब समझते हैं। कोर्ट्स है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लॉस को असेस कर सकती है कि ये लॉस कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। हमारे जो मंत्री हैं, MPs, MLAs ने ठीक से काम किया है कि नहीं किया है इन मेकिंग द बिल, इन मेकिंग द एक्ट, इन मेकिंग द लॉ। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी कैन नॉट रिव्यू, कैन नॉट, दिस इज अ वेरी बिग थिंग, द इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेचर डिक्लेयरिंग इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनैक्टेड constitution since it was created by a particular body at particular point of time. It is an evolved because in its outcome of the efforts of different bodies over a period of time. ठीक है, written constitution may be rigid or flexible or may be combination of both. ये India is a very perfect example of that. Unwritten constitution is always flexible because all it takes is to amend is an enactment of parliament. Written constitution may generate a federal or unitary system. Unwritten constitution creates only a unitary system. इसमें कभी प्रीएम्बल नहीं होगा और हमारे प्रीएम्बल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। पर्पस एंड थीम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड इन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। एक बात बताऊं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही आगे जाके बना प्रीएम्बल। अब समझ में आया, दिस बिकेम
प्रीएम्बल। क्लियर? किसने चालू किया था? प्रेजेंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946 एंड वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। अब आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात। ऊपर क्या बात की थी? 9 दिसंबर को सबसे पहली मीटिंग हुई थी, याद करो। चलो 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 9 दिसंबर को सबसे पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे बी आर अम्बेडकर, पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना। इसीलिए पीवाईक्यू में आपसे पूछेगा, इसीलिए आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या नेहरू जी ने बनाई है? नहीं, उन्होंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया जो आगे जाके प्रीएम्बल बना। कॉन्स्टिट्यूशन का हेड किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, सैयद जी ने, बहुत लोगों ने, ठीक है। 7 मेंबर्स। डन। चलिए ना 13 दिसंबर को बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहला कब हुआ था? 9 दिसंबर को। एंड दिस वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन: इंडिया टू बी सोवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। सोवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। इंडियन प्रोविंसेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया शैल बी कलेक्टिवली फॉर्म यूनियन ऑफ इंडिया। India to provide freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action. India to provide safeguard to minorities and people from backward and tribal areas. To attain rightful and her honored place in world and make contribution for promotion and world peace and welfare. ठीक है, ये चीज़ आपकी बेसिक्स हैं, ये फाउंडेशन है, बहुत ध्यान से सुनना। इससे पीवाईक्यू आया हुआ है, इससे पीवाईक्यू आया हुआ है, ठीक है। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इससे पीवाईक्यू आया हुआ है। अब देखते हैं हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किन किन कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ है। सिंगल सिटीजनशिप आइडिया लॉ प्रोसीजर, LAW, ये क्यों लिखा हुआ है? लॉ मतलब L से जो भी चीज़ें हैं वो L फॉर लंदन, कहाँ? यूनाइटेड किंगडम, इंस्पायर्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। आपको ऐसे लर्न करने की ये कोड वर्ड है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया आया यूके से। लॉ प्रोसीजर, अब देखो लॉ मतलब L से जो भी चीज़ आ रही है वो समझ लो लंदन, यूनाइटेड किंगडम से इंस्पायर हुए। प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस एंड जुडिशियरी इज फ्रॉम US, ठीक है। इंडियन फेडरलिज्म इमरजेंसी, ये कहाँ से मिला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फेडरेशन एज स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रॉम कैनेडा। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी फ्रॉम जर्मनी। DPSP फ्रॉम आयरलैंड। फंडामेंटल राइट्स एंड प्रीएम्बल फ्रॉम US, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। फंडामेंटल राइट्स इज फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स जो कि है US में। एंड बता दूँ प्रीएम्बल, मज़े की बात, USA वॉज द फर्स्ट एवर कंट्री जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल हो, US। इंटरवल ले लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, हाइड्रेट योर सेल्फ। नोट्स की PDF मिलेगी UPSC कॉन्फिडेंशियल टेलीग्राम, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक है, वीडियो पॉज कर लीजिए। लेट्स टेक 2 मिनट्स ब्रेक। स्टार्ट करते हैं। आई एम हायरिंग इंटर्न्स। अगर आप कोई वेबसाइट डेवलपर हो, ऐप डेवलपर हो, कैमरा प्रोफेशनल हो, यूट्यूब वीडियो एडिटर या रील्स वीडियो एडिटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कैसे अप्लाई करना है? इस वीडियो के नीचे अप्लाई कमेंट करो, मेरी टीम आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। सेंड स्क्रीनशॉट टू UC हेल्पलाइन, ये किसमें? टेलीग्राम पे UC हेल्पलाइन पे ये मैसेज करो, अप्लाई वाला स्क्रीनशॉट, मैसेज, एज, लैंग्वेज और क्या आपको रोल चाहिए। आप इसको एज अ प्लान भी कर सकते हैं टू सपोर्ट योर फैमिली विथ एनी अदर जॉब, या तो फिर आप इसको UPSC की तैयारी करते करते कर सकते हैं एज अ प्लान भी। स्टार्टिंग विद द लेक्चर। प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज रिगार्डेड एज इंट्रोडक्शन, समरी और प्रीलूड टू होल इंस्टीट्यूशन। प्रीएम्बल क्या बताता है? इट लेज कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फिलॉसफी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की चीज़, इंट्रोडक्शन, समरी, वो बताते हैं। Preamble contains basic rules on which constitution is based. It is the key to read the minds of constitution makers, and it tells us about intentions they had behind various provisions of the constitution. It is customary built, not compulsory for every constitution to have a preamble. ये कंपलसरी नहीं है, प्रीएम्बल कंपलसरी नहीं है। ऊपर मैंने आपको बताया इट इज़ मे और मे नॉट। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस डू नॉट हैव प्रीएम्बल, जैसे कि UK। Written constitutions may or may not have preamble.
देखिए 2 बार लिखा हुआ है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। रिवाइज करते चलो साथ में, ओके। रिवाइज, रीड इट 2-3 टाइम्स एंड रिवाइज। देखिए यू नीड टू वॉच दिस लेक्चर एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको समझने के लिए। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आई नो आपको समझ में आ रहा है। प्लस अगर आप 2 से 3 बार देखेंगे तो इट विल सॉलिडिफाई इन योर ब्रेन, ठीक है। चलिए, प्रियम्बल is in the form of declaration but it does not confer any substantive powers on the organs of state nor it limit those power. PYQ है ये। Supreme Court held that prelims cannot override any specific provision of constitution. That is, if there's clash between an article of constitution and preamble, then formal shall prevail over preamble. Thus preamble is subordinate to constitution. Schedules, elaboration of articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस इतने। अब देखते हैं शेड्यूल 1 के, इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, नेम्स वो सब लिखी हुई है। शेड्यूल 2 में बात होती है सैलरी ऑफ ऑफिसर्स एंड प्रेसिडेंट। शेड्यूल 3 में बात होती है ओथ। शेड्यूल 4 में होती है नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू स्टेट्स इन राज्यसभा। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखो मैंने टॉट यू सोशियोलॉजी, मैंने एक चीज़ बोली थी, चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक इंटरकनेक्टेड है, सब में वही सोशियोलॉजिकल थिंकर्स आ रहे हैं, है ना। दरखाइम का डिवीजन ऑफ लेबर, सुसाइड, सब चीज़ वही बात हो रही है। वैसे ही प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स भी इंटरकनेक्टेड है, स्पेशली पॉलिटी। पूरा आप लेक्चर 1 से लेक्चर 10 आखिरी तक देख लो, चलो लास्ट लेक्चर तक, सब में शेड्यूल्स बीच बीच में आएंगे, सब में प्रीएम्बल बीच बीच में आएगा, सब में फंडामेंटल राइट्स बीच बीच में आएगा। ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, ठीक है। चलिए, शेड्यूल 1 नेम ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स, सैलरी ऑफ ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट। 2 शेड्यूल 3 ओथ। शेड्यूल 4 इज नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू स्टेट्स इन राज्यसभा, ध्यान रखना राज्यसभा है, लोकसभा नहीं। शेड्यूल 5 इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल 6 इज ट्राइबल एरिया, कौन सा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। कैसे याद रखना है शेड्यूल 6? शेड्यूल 6 हैक, ATMM में मनी नहीं। व्हाट डज दिस मीन? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब देखो एम से तो मणिपुर भी है, तो मणिपुर नहीं, ऐसे आप याद रखोगे शेड्यूल 6। अब से याद हो गया, ATMM में मनी नहीं। इसमें शेड्यूल 6 में ट्राइबल एरिया देख रहे हैं। शेड्यूल 7 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जैसे लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट। लिस्ट 3 में कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जो दोनों देख सकती हैं। शेड्यूल 8 में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस मे बी ऑफिशियल, कुछ लैंग्वेजेस मे बी ऑफिशियल हो सकती है, बहुत सारी नहीं है। शेड्यूल 9 लिस्ट ऑफ लॉज दैट कैनॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, ऐसे कुछ लॉज जो जुडिशियल रिव्यू या फिर चैलेंज नहीं कर सकते, पर इसके ऊपर भी बहुत सारी वो आई हैं, वर्डिक्ट्स आए हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्च करो एंटी डिफेक्शन लॉ PYQ, आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 11 शेड्यूल 2 अभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये देखो ये 3 तो अब नहीं। शेड्यूल इन जनरल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल इन जनरल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे लेक्चर में आपको इसका जिक्र मिलने वाला है। शेड्यूल 11 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स विच कैन बी मैनेज्ड बाय पंचायत, यानी कि रूरल लोकल गवर्नमेंट, और जो कि म्यूनिसिपल से हो सकता है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, उसके सब्जेक्ट 18 हैं। एक चीज़ याद रखो, रूरल है तो सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, अर्बन है तो सब्जेक्ट कम है, 18 और 29, एक एक ऐड कर दो, +1 डन। चलिए, सुप्रीम कोर्ट held that if there is any confusion or ambiguity regarding an article of constitution, then that interpretation of article may be used by the court which tallies with preamble। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी, कोई भी एम्बिग्विटी है ना, कोई भी कन्फ्यूजन होगी रिगार्डिंग एन आर्टिकल, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो टू टैली विथ प्रीएम्बल। Some people consider preamble as ornamental part of constitution also because it is not enforceable in the court of law. However, in reality, preamble serves an important purpose as it is used for legal interpretation of constitution. Preamble, although non-justiciable है, इसका मतलब क्या है, आप preamble को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, पर it is a legal interpretation of the constitution. Preamble also has an enacting clause where it declares that on 26 November 1949, Constitution of India was enacted and adopted. Preamble contains aspirations of people of India, justice, liberty, equality, fraternity. फिर से बोलो, justice, liberty, equality, fraternity, and ideals through which those aspirations can be achieved.
preamble declares that the source of all the powers of constitution is people themselves. क्या स्टार्ट कैसे होता है? We the people of India, है ना, हम भारत के लोग. And constitution arises from people only, which means in India people are ultimate sovereign. In Keher Singh versus Union of India 1989, the statement was challenged that constitution was derived from people directly. क्या हो गया था? देखो, प्रियम्बल स्टार्टिंग कैसे होता है? पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है. तो इसमें लोग चले गए कि यार हमने तो बनाया ही नहीं है, हमसे तो परमिशन ही नहीं ली गई प्रियम्बल के पहले. तो हाउएवर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस स्टेटमेंट इज अ लीगल फिक्शन बट स्टिल इज अ कंक्लूसिव अजम्पशन. अरे तुम भारत में तो हो, भारत की गवर्नमेंट वेलफेयर गवर्नमेंट है ना, काम तो कर रही है. इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टू अचीव इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वर्ल्ड, है ना. द ट्रेडिशनल बिलीव वॉज दैट प्रियम्बल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन because even if it is removed from the constitution would continue to function moreover same. Preamble does not confer nor limit the powers of government and therefore has a very limited role to play in the constitution. Therefore Supreme Court in Berubari case, it is Berubari case in 1960 held that preamble was not a part of constitution, but the modern view is that preamble is a part of constitution because only if preamble is a part of constitution it can be amended suitably to keep it updated. Thus in Keswanand Bharti versus State of Kerala 1973 Supreme Court held that preamble is a constitution. ये देखो, ये वाली जो चीज़ है केशवानंद भारती, दिस इज़ अ फेवरेट केस फॉर ऑल. जो भी लॉ से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ, उनका फेवरेट केस स्टडी है ना. आइडियल्स ऑफ प्रियम्बल क्या क्या? सोवरेन. Sovereignty means that the country's government is totally independent to take decisions regarding governance, keeping in mind national interest irrespective of any arbitrary power, whether international or domestic. इसका क्या मतलब होता है? सोवरेन का मतलब ये है कि हमारा भारत जो है इंडिपेंडेंट टू मैनेज इट्स अफेयर्स. ठीक है, अपना डिसीजन खुद से लेगा, चाहे वो G20 का पार्ट हो, चाहे किसी का भी पार्ट हो, पर जो इंडिया है वो अपना डिसीजन लेने में सामर्थ है. ठीक है, चलिए. इन द ग्लोबलाइज्ड एरा इट इज सेड दैट नो कंट्री इज ट्रूली सोवरेन बिकॉज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे G20 एंड ट्रीटीज प्रेशराइज द कंट्री टू टेक स्पेसिफिक डिसीजंस इवन अगेंस्ट देयर विल. This is not true in the case of India because India still takes all the decisions keeping in mind the national interest. Whenever India has shown flexibility, then that is also to serve bigger national interest. And whenever India had to assist itself, India does so irrespective of power against. ठीक है. सेक्युलरिज्म मीन्स, सेक्युलर मतलब देखो, सेक्युलर मतलब हमारी कंट्री कोई भी धर्म को फेवर, मतलब समझ लीजिए इंडिया किसी भी एक रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानती कि हिंदू ज़्यादा हैं तो इंडिया इज़ अ हिंदू कंट्री, नहीं. या फिर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है तो उनको दिखाने के लिए कि इंडिया इज़ अ मुस्लिम कंट्री, नहीं. कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. पर एक और चीज़ है, हमारा जो इंडिया है दैट फॉलोज पॉजिटिव मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म. इसका क्या मतलब होता है? इंडिया सपोर्ट्स ऑल रिलीजन अनलाइक फ्रांस क्या करता है? एक भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है. इट फॉलोज नेगेटिव मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म. चलते हैं. नो ऑफिशियल रिलीजन. इन केस ऑफ इंडिया स्टेट इज नीदर रिलीजियस नॉर इरिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस, रेदर नॉन रिलीजियस इन कैरेक्टर. ऑल रिलीजन्स हैव, गवर्नमेंट की आंखों में सारे धर्म एक समान है. सारे धर्म एक समान, ठीक है, ऑल इक्वल. इंडिया फॉलोज अ पॉजिटिव मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म इन विच इंडियन स्टेट इज क्लोज्ड एंड अप्रिशिएटिव ऑफ ऑल द रिलीजन विदाउट बायस, सपोर्टिंग ऑल रिलीजन्स, है ना. जैसे वैष्णो देवी के लिए ट्रेन, हज के लिए सपोर्ट. In contrast, Western countries like France follow negative model of secularism in which state maintains complete isolation from every religion. However, this approach may lead to a sense of alienation among the followers of all religions and religious sentiments.
They can learn from India how to run an efficient government without causing sense of alienation among the followers of religions. Thus, how to maintain unity within diversity. क्या बोल रहा है? Countries shall learn from India. क्या? Positive model of secularism. ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. जो भी नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं कैन लीव दिस वीडियो एंड सीरियस कैंडिडेट्स स्टे विथ मी. आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू. यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब एंड आर सेइंग अमेजिंग लेक्चर. ऐसा यूट्यूब में कहीं नहीं पढ़ा जो हैंड रिटन नोट से पढ़ाए. सब प्रिंटेड नोट्स दे देते हैं. सोचो सीक्रेट बैच में क्या होगा. वॉट यू आर सीइंग इज नथिंग व्हेन कंपेयर्ड टू सीक्रेट बैच. दे हैव एक्सपीरियंस जादू. क्या है? आई एम गोइंग टू शेयर सीक्रेट बैच डेमो. देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं. दीज आर नोट्स फ्रॉम सीक्रेट बैच. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 बाय जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, 13 दिसंबर 1946 बाय जवाहरलाल नेहरू. इट लेड फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर. और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब था, कब पेश किया गया था? प्रेजेंटेड 13 दिसंबर 1946, एक्सेप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947. फिर से बोलो, कब प्रेजेंट किया गया था? 13 दिसंबर 1946. कब एक्सेप्ट हुआ? 22 जनवरी 1947. किसने किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके बना प्रीएम्बल. प्रीएम्बल इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रीएम्बल. ठीक है. प्रीएम्बल के इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से? बेरूबरी यूनियन केस 1960. प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. केशव नंद भारती केस 1973. प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. LIC केस 1995. प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद क्या हुआ? हमने क्या देखा? 3 केसेस आए. इसमें बोल रहा है नॉट पार्ट, इसमें बोल रहा है इज अ पार्ट, इसमें बोल रहा है इंटीग्रल पार्ट. तो आखिरी में क्या हुआ? प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, डन. डाउट क्लियर. चलिए आगे. प्रीएम्बल वॉज इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट आफ्टर इनेक्टिंग रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद प्रीएम्बल बना. ऐसा क्यों? ताकि देखने के लिए खरा उतर रहा है कि नहीं. प्रीएम्बल इनेक्टेड एट द एंड, जबकि प्रीएम्बल इज द स्टार्टिंग, इज द ID कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल इज नीदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन पावर. प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल. एक प्रोविजन को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, है ना. कुछ चीज़ बोल रहा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. इक्वालिटी नहीं है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते. प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. क्यों? अवर वेलफेयर गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टू अचीव गोल्स लिस्टेड. ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट इज़ गेटिंग डीलेड. है ना. किसी स्टेट के पास फंड नहीं है. अभी रुको रुको रुको, बहुत मैजिक दिखाने वाला हूँ इस पेज के बाद. आफ्टर केशवानंद भारती केस 1973, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट. आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट होता है. कैन बी डन टू बेसिक फीचर्स, यानी कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, बेसिक फीचर्स कैन नॉट. प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस. 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. क्या क्या ऐड हुआ? सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी. प्रीएम्बल क्या है? द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to its all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Sovereign. Sovereign का मतलब क्या होता है? भारत देश अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सकता है. यानी कि अगर वो G20 का पार्ट है या शंघाई कोऑपरेशन उसका पार्ट है, पर अपने अफेयर्स का डिसीजन इंडिया खुद लेगा. इंडिया इज टोटली इंडिपेंडेंट टू मैनेज अफेयर्स. किसी कंट्री का प्रेशर नहीं है. सोशलिस्ट, इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक प्रॉपर्टीज. रिपब्लिक, इंडिया की जो हेड है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इज इलेक्टेड बाय पीपल, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो. अब देखो CAPF 2014 का क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रपोज बाय जवाहरलाल नेहरू एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच अल्टीमेटली बिकेम प्रीएम्बल. द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA. द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर अडॉप्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1946. द प्रीएम्बल इनकॉर्पोरेटेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया. अब एक बात बताओ, फंडामेंटल राइट्स क्या पूरा इसमें इंक्लूड हुआ है? रिलीजियस कैरेक्टर क्या होगा, माइनॉरिटी वाला नहीं ना. हमने इसमें क्या क्या देखा? बस
सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। ठीक है, सो ये आखिरी वाला गलत हो गया। 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या ऐड हुआ है हमने अभी अभी देखा था, सोशली सेक्युलर इंटेग्रिटी। इसमें क्या क्या बोला, सोशली सेक्युलर, दैट इज करेक्ट। आइडिया ऑफ प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, हमने अभी नोट्स में देखा कि हाँ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो हुआ है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रपोज किया। डन, आपके घर 2 मार्क्स आ गए। दिए सीएपीएफ का क्वेश्चन है, सीडीएस 2024। देखो अभी अभी का क्वेश्चन है, ये रिसेंट का क्वेश्चन है, रिसेंट 2024। थ्रू 42nd अमेंडमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंसर्टेड इनटू प्रियम्बल। हमने क्या देखा, एक ही बार अमेंड हुआ है, उसमें SIS हुआ है। पहला, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ और सब्सटीट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। क्या हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, SIS। क्या ये वो है, गलत। एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ नेशन वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, SIS। आई आगे इसमें करेक्ट आंसर, आपके घर 2 मार्क्स। CDS हो गया। आगे चलते हैं, NDA टू 2022। Who among the following introduced the objective resolution in the Constituent Assembly on 13 December 1946? हमने क्या देखा, किन्होंने किया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। आपके घर 2 मार्क्स, NDA 2022 का क्वेश्चन डन। अब देखते हैं स्टेट PSC, उत्तर प्रदेश PSC, तमिलनाडु PSC। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और बताओ कौन सा सही है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रियम्बल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू बना प्रियम्बल, डन, क्वेश्चन बन गया। आगे चलते हैं, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, इट कैंट बी अमेंडमेंट। हमने देखा 42nd अमेंडमेंट हुआ है, SIS वर्ड यूज हुआ है, इसको हटा दो। प्रियम्बल कैन नॉट ओवर राइट द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने देखा है, 2 मार्क्स आपके घर के अंदर। CDS टू 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज करेक्ट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंस्पायर्ड द शेपिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस, बिल्कुल सही बात है। इट वॉज नॉट जस्ट अ रेजोल्यूशन बट अ डिक्लेरेशन, सही बात है। इट प्रोवाइडेड अंडरलाइंग फिलोसॉफी, ये भी बता चुका हूँ, सही बात है। अभी 2023 का ओडिशा PSC आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑथर ऑफ दिस रेजोल्यूशन वॉज DBR अम्बेडकर, गलत। कॉन्स्टिट्यूशन के बोलेगा तो सही बात है। इट वॉज अडॉप्टेड बाय 22 जनवरी 1947, adopted 22 January 1947. The goal of this resolution was to declare India sovereign socialist democratic republic. क्या है, शुरू में ये गोल था, ये कि अमेंड होके आया है, अमेंड होके आया तो गलत हो गया। रेजोल्यूशन लेटर फ्रेम्ड एज प्रियम्बल, सही बात है। देखो कितनी बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है, बिकेम प्रियम्बल। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, बिकेम प्रियम्बल कितनी बार रिपीट कर रहा है। HCS 2023, हरियाणा पे आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन करेक्ट सीक्वेंस, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। अम्बेडकर की फर्स्ट स्पीच, अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, अप्रूव्ड कॉमनवेल्थ मेंबरशिप, नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब हुआ था, 13 दिसंबर। अम्बेडकर जी की फर्स्ट स्पीच 17 दिसंबर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास ऑन 22 जनवरी, नेशनल फ्लैग ऑन 22 जनवरी 22 जुलाई 1947, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप 1949। इसको आप कर लेंगे। CDS to 2012, the preamble is useful in constitutional interpretations because it contains real life objective and philosophy. ऊपर हमने देखा philosophy. These notes are specially made to fetch you marks. These notes are very specially made to help you clear prelims. Join Antima batch, first link in the description. इसका cost है 4999. इसमें I will teach you from hand written notes, syllabus plus PYQ और book। जैसे साइंस एंड टेक में क्या है, लास्ट 4 चैप्टर्स ऑफ NCERT पढ़ना है तो 4 चैप्टर का आप बुक से पढ़ लो, दैट इज मोर यूजफुल। इससे आप सुपर फास्ट रिविजन कर पाएंगे। बैच वैलिडिटी इज 1 ईयर आफ्टर एनरोलमेंट, 4999 है, 5000 रुपये का है। यू कैन वॉच अनलिमिटेड टाइम टिल वैलिडिटी। किसके लिए इनिशिएटिव है, फॉर ऑल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो UPSC CSE देना चाहता है, CDS CAPF देना चाहता है, या स्टेट PSC, कोई भी स्टेट PSC। स्टूडेंट्स बिगिनर फ्रेंडली है। देखिए अब 0 से आपको लेके गया हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रियम्बल, और आप देखो कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो। वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास टाइम क्रंच है, कैब में बैठे बैठे देखो, आप घर में मोबाइल से मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं। डू नॉट वेस्ट योर अनदर अटेम्प्ट। पेरेंट्स हु आर बिजी कैन वॉच इट 1.25x स्पीड और 1.5x स्पीड। ठीक है, बैच इज इन वेरी हाई डिमांड, एनरोल नाउ बिफोर बैच इज फिल्ड। अंतिमा बैच, अंतिमा बैच, अंतिमा बैच। ठीक है, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल द बेस्ट।